हमने आपसे कहा है पार्ट एंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है कि ये है क्या, हम इसे समझ लेते हैं। और ये समझने के बाद में फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि पार्ट और शेड्यूल अगर हमने डिस्कस कर लिए तो फिर उन्हें याद करना कितना जरूरी है। आई प्रॉमिस यू कि आपको आज की क्लास में ये दोनों की दोनों चीजें याद हो जाएंगी। आपको इसके अलावा कहीं पर भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिंसियरली 2 मिनट पहले समझ लेते हैं हम, और समझ करके फिर हम इन्हें याद करने निकल पड़ेंगे। जिस प्रकार से आप कोई सी भी किताब उठा के पढ़ते हो तो उस किताब के अंदर आपकी सहूलियत के लिए किताबों को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एपिक रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण के अंदर जिस प्रकार से आप रामायण के अंदर अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, बाल कांड ये सब सुनते हैं। दीज आर दी पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि जब आप बाल कांड पढ़ रहे होंगे तो आपको सुंदर कांड से उसका कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा। आप लंका कांड पढ़ रहे होंगे तो अरण्य कांड से आपका कोई लेना देना नजर नहीं आएगा। दैट मीन्स दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दैट एपिक बुक रामायण, जिसमें कि एक हिस्सा दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही जब हमारे संविधान निर्माताओं में जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उन्होंने ये किताब लिखी तो इस किताब को भी उन्होंने ऐसे ही कुछ हिस्सों में बांट दिया ताकि पढ़ने वालों के लिए बहुत आसानी हो। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर लिखने के बाद उसका शॉट, वो स्क्रीनशॉट लेने देना। प्यारे बच्चे, ये स्क्रीनशॉट नहीं, आप पूरी क्लास भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, लोड मत लो क्लास के बाद में, ठीक है। पूरा कंटेंट डाउनलोड हो सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं अपितु एक किताब है। उस किताब के अंदर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। उन किताबों को बहुत सारी भागों में बांटने का प्रयास किया गया। जब हमारी यह किताब लिखकर तैयार हुई 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, तो इस किताब के अंदर 22 हिस्से बनाए गए थे, यानी कि 22 भागों में इसे बांटा गया था। फॉर योर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर भी कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जिन्हें आप लोग पढ़ते हैं, लेट्स से आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, रमेश सिंह पढ़ी हो, तो इन किताबों के अंदर भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किताब को भी इन्होंने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। जैसे आप अगर लक्ष्मीकांत उठा के देखते हैं तो इन्होंने इस किताब को, अगर आप देखें यहां पर लिखा हुआ है पार्ट 11, 11 हिस्सों के अंदर बांटा हुआ है। उम्मीद है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 11 पार्ट, है ना। जबकि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है, फिर भी इसके अंदर 11 हिस्से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान में 11 हिस्से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 11 हिस्से इसके अंदर दिए हुए हैं, ये इस किताब को पढ़ने के अपने हिसाब से इनको लगता है कि इतने हिस्से होने चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में कोई सी भी किताब आप उठा के देखें, उस किताब में अगर मतलब जो लिखने वाला प्राणी है, जो लिखने वाला जो राइटर है, उसे लगता है कि किताब के हिस्से होने चाहिए जो कि एक दूसरे से डिफर करें, तो वो उस किताब को चाहे तो हिस्सों में बांट सकता है। जैसे अगर हम उठाकर देखते हैं ये वाली किताब, जिसको कि अपन ने रमेश सिंह के नाम से आप लोग किताब का नाम जानते होंगे, तो इन्होंने इस किताब को किसी भी हिस्से के अंदर नहीं बांटा है। ये इसको एज इट इज उठा करके ले गए और सीधा चैप्टर वाइज इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो एक प्रकार से किताबों को बांटना एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, कुछ लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही भारतीय संविधान नामक जो किताब है, अब इस किताब को अगर मैं खोलता हूं तो यहां पर आपको पार्ट्स लिखे हुए दिखाई पड़ जाएंगे, जो मैं अक्सर बच्चों को दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये किताब है और मेरा जो फिंगर्स लगी हुई हैं वहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा पार्ट 22, यानी कि भारतीय संविधान की जो किताब है उसके अंदर कुल मिलाकर के 22 पार्ट हैं। अब आप पूछेंगे एक मिनट सर एक बात बताओ, 22 पार्ट हैं, आपने ये बात बोल दी कि भाई 22 पार्ट्स हैं, मान ली सर मैंने आपकी बात, लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि ये जो 22 पार्ट्स की आपने बात की है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब ठीक है ना, पार्ट ही तो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? ठीक है, मतलब किताब के हिस्से हैं, हम इसको क्यों याद करें? तो मैंने आपको यह कहना है कि इस संविधान को जब हम लोग डील करते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन आंसर्स में लिखा हुआ आ जाता है, कई बार लिखा हुआ आ जाता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब साहब हमको पता ही नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है। अब हमको ये बेसिक बात, मतलब असल में कोई हमसे रादर देन ये पूछने के कि भाई कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किस बात में बारे में बात कर रहे हैं, उसने पार्ट 3 लिख के सवाल लिख दिया,
है ना, वहां मार खा जाते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर सब कुछ हमें आता है, उसने बात को लिखते हुए घुमा करके कह दिया कि पार्ट 5 जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है डॉट डॉट डॉट। अब हमको साला दिमाग टेंशन में, यार किसके बारे में बात कर रहा है। इसलिए फॉर द अवेयरनेस ऑफ इंडियन पॉलिटी आजकल के क्वेश्चंस में ये चीज घुमा घुमा के दी जाती है, इसलिए हम आपके सामने इन पार्ट्स को एज एन चैप्टर याद कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं और सभी के सभी एक एक करके याद करते चलेंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा। पहले हम ये सारे के सारे याद करेंगे, इसके बाद में हम एक ब्लैंक पेज पे चलेंगे, फिर हम रिवाइज करके देखेंगे कितना याद रहा, फिर हम अगले पेज पर चलेंगे, ऐसे ही करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कमेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बेटा पैसे वालों के दिखाई देते हैं, बहुत ही मनी माइंडेड प्रकार के हैं अनअकैडमी वाले। सबसे पहला है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पहला पार्ट है। यूनियन यानी कि संघ और उसके जो क्षेत्र हैं, संघ और उसका क्षेत्र अधिकार, ये भारत के संविधान का पहला हिस्सा है। एक बालक ने कहा सर आप पानी बहुत पीते हैं। भैया हम बोलते बहुत हैं, ये भी देखो ना, पानी के साथ बोलना आसान हो जाता है। कचर पचर चालू रहते हैं, सुबह से जगह तब से चालू है भैया, पापी पेट के लिए करना पड़ता है रे भाई। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो कि यूनियन और इट्स संघ और उसके मतलब जो उसके क्षेत्र अधिकार हैं, ये किसके अंदर लिया हुआ है, पहले पार्ट के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। अब कई बार ना हमको ये समझने में दिक्कत होती है कौन सा पार्ट कहां पर दिया हुआ है, किस प्रकार से मतलब इनको लिखना है, ये दिक्कत कई बार करता है। मैं ये भी एक बहुत साधारण तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द यूनियन, पार्ट 6 द स्टेट्स, पार्ट 7 इसको हटा दिया गया, रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी पार्ट 7 अब संविधान का हिस्सा नहीं है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी। एक बार में हमने सिंगल वे में जाते हुए देख लिया, एक बार के लिए रिवाइज करके देखते हैं क्या एक बार में कुछ दिमाग में अटका। चलिए ट्राई करते हैं। पहला पार्ट किसके बारे में चर्चा करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, याद रह जाएगा। नंबर दूसरा भाग बात करता है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। नंबर तीसरा पार्ट बात करता है आप सभी के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 बात करता है नीति निदेशक तत्व, दैट इज डीपीएसपी। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा जो हर क्लास में सुनाता हूं, उससे आपको ना ये याद रहना बहुत आसान हो जाएगा, शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि एफआर क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, ये सब समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा वेट करिए, अभी एक कहानी सुनाई जाएगी आपको इसके बाद में। नंबर 5 फंडामेंटल ड्यूटी, असल में ये 5 ना होकर 4A है, ठीक है, 4A। नंबर 5 यूनियन गवर्नमेंट, नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 7 रिपील्ड, नंबर 8 यूटी। ये देखिए साथी, अब हमने कहा सर ये तो ठीक है, मुसीबत हमारे साथ ये है इस क्रम में याद कैसे रखा जाए, क्यों इस क्रम में रखा गया, कोई इसके पीछे कहानी है। मैंने कहा बिल्कुल कहानी है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने एपिक रामायण देखी है, सुनी है, या मतलब चर्चा हुई है घर में, अधिकांश लोगों के आप में होगी, जिनके पास है, जिनको पता है, या कोई सा भी आप ग्रंथ उठा के देखें, उस ग्रंथ में होता यह है कि सबसे पहली शुरुआत होती है बालपन से, फिर बालपन से फिर आप पढ़ने जाएंगे, फिर पढ़ने के बाद में फिर आपका विवाह होगा, विवाह होने, कोई सी भी मतलब कहानी को इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब एक नादान बालक है, वो बालक लगातार कह रहा है हिंदी में बताइए, मतलब भैया बात ये है, इसको नागरिकता कह दिया, इसको मूल अधिकार कह दिया, इसको नीति निदेशक तत्व कह दिया, इसे मूल कर्तव्य कह दिया, इसे केंद्र कह दिया, इसे राज्य कह दिया, इसको हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश कह दिया। यार मुसीबत यह है कि जिनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती, मैं उनको आज ही
कड़े शब्दों में वादा करता हूं कि उनके जीवन में दुविधाएं बहुत होंगी। आने वाला समय संकट वाला है। रीजन है, आप जीवन में कोई सा भी एग्जाम ऐसा उठा के देख लेना जो आपको इज्जतदार पद तक ले जाता हो, उसमें अवेयरनेस के लिए ही सही अंग्रेजी पूछी जाती है मेरे भाई। सीसेट के अंदर भी इतनी अंग्रेजी आना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं कर पाओगे महाराज। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो यार, अंग्रेजी मैंडेटरी फेज है ना। बार बार जो है अपना, आप में से कई लोग ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाम पर हिंदी बोलना जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसको जताने का एक ही तरीका है, सर की क्लास में चलकर बोलना है ना। कईयों के अंदर का जो असली अधिकार है वो जाग जाता है कि सर की क्लास में जाकर ये डायलॉग मारना कि सर हिंदी में पढ़ाओ, बस। जबकि मैं जितनी शुद्ध हिंदी बोलता हूं शायद ही कोई बोलता होगा, उसके बाद भी कोई अपनी हिंदी कराने चला आता है तो क्या ही किया जाए। आइए, तो अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने के पीछे कहानी सुनाते हैं ताकि आप चीजों को याद कर पाए। देखो बेटा, बात यह है, देश जब आजाद हुआ ना 1947 के अंदर, पाकिस्तान हमसे एक रात पहले आजाद हो गया। ठीक है, एक रात पहले आजाद हो गया, 14 अगस्त को उसने आजादी मना ली। अब मुसीबत यह थी कि आजादी तो आ गई, तो साहब आजादी तो आ गई, लेकिन जनता उस समय कंफ्यूज हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो जनता के पास में अब एक ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था? वो कौन सी बस में बैठे, वो पाकिस्तान जाने वाली बस में बैठे कि इंडिया जाने वाली बस में बैठे, इंडिया में रुकें या पाकिस्तान में जाएं। ये बड़ा मुसीबत थी साहब। तो भाई हमारे देश के निर्माताओं ने अपने द्वारा अपने अपने नागरिकों को कुछ वादे किए। क्या वादे किए? कि साहब देखो, पाकिस्तान एक बस है, इंडिया एक बस है, आप लोग सवारी हैं, सोचिए आपको किस में बैठना है। आइए एक बार देखते हैं। पाकिस्तान वालों ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान होगा यहां से लेकर के यहां तक, मतलब वही जो पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सीमांत है ना, पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल वाला, पूर्वी बंगाल वाला, बोले ये पाकिस्तान होगा। दूसरी तरफ इंडिया वालों ने कहा कि भाई ये वाला पाकिस्तान, ये वाला इंडिया होगा, ये अपना जो है ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, बंगाल, ये सब भारत होगा, राजस्थान, राजस्थान, ये सब इंडिया होगा। अर्थात हर किसी को यह बताना था कि हमारा देश कौन सा होगा, हमारा क्षेत्र कौन सा होगा। सबसे पहले यही करोगे ना भाई। आप एक बात बताओ, किसी बस में बैठने से पहले यही तो पूछते हो कि ये बस जा कहां रही है। आप क्या पूछते हैं? आप बस में बैठते ही सबसे पहले यही पूछते हैं ना कि बस जा कहां रही है। तो बस के आगे लिखा होता है कि यहां जा रही है, तभी तो आप बैठते हैं। एज इट इज हमारे देश में भी यही हुआ। देश के अंदर बढ़ते समय दो विकल्प थे, एक जा रहा था पाकिस्तान, एक जा रहा था हिंदुस्तान। हमने ऑप्शंस को यूज किया कि भैया पाकिस्तान और उसके क्षेत्र तो ये हैं, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी ये हैं, जो इंडिया आए वो इसमें आकर के बैठ गए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, ये कुछ और नहीं अपितु ये बताने का प्रयास है कि भारत के राज्य और भारत का क्षेत्र कहां तक है। आप मेरे घर में आए तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे घर में आने के बाद में आपको पता होना चाहिए ना मेरा घर कहां तक है और मेरे क्या बोलते हैं उसके पड़ोसी का घर कहां तक है, ये तो पता होना चाहिए ना। यही काम हमने पहले काम में किया। अब साहब सवाल ये था, बस में तो बैठ गए, लेकिन अब टेंशन ये कि साहब मैं बस में आ गया, लेकिन कहीं आपने मुझे पाकिस्तानी समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। सर मैं तो बस में बैठ गया, आजाद हो गया मेरा देश, मैं तो बस में बैठ गया आप वाली के अंदर, लेकिन सर एक बात बताओ कि मैं जिस बस में बैठा हूं आपने मुझे पाकिस्तानी समझ लिया तो क्या करूं? बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा भाई इस बस में बैठे हुए जो लोग आज 15 अगस्त 1947 से पहले ही इस बस में जो बैठे हुए थे वो, और जो अभी सवार हुए हैं वो, इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोले क्या? कि आप हमारे देश के नागरिक हैं, आपको हमारे देश की नागरिकता दी जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बस में बैठने से आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, आप बस में बैठने के बाद टिकट लेते हैं तब वो डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो ये टिकट क्या है? आप तक पहुंचाने की सिटीजनशिप। बोलिए, जुड़ रही है कहानियां आपस में? आपस में जुड़ रहे हैं? यूनियन एंड टेरिटरी क्या है? थम्स अप करिए अगर बात को थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हैं आप, थोड़ा सा भी अपने अंदर इस बात को लेकर के भाव पैदा हो रहा है तो इसको समझें आप। तो यूनियन इट्स टेरिटरी समझ में आ गया, सिटीजनशिप समझ में आ गया। अच्छा, अब एक सवाल और बना। क्या बना साहब?
बोले सर जी एक बात बताओ, हमने टिकट भी ले लिया, लेकिन सर हमारे पास में एक ऑप्शन था, क्या मैं टिकट सस्ता वाला लूं कि महंगा वाला लूं, कौन सा टिकट लूं? बोले भाई ऐसा क्यों, टिकट सस्ता और महंगे से क्या फर्क? सर सस्ते वाले टिकट में यह है कि वो मुझे केवल अलवर अलवर घुमाएगा, महंगा टिकट ले लिया तो ऑल इंडिया का परमिट देगा। तो भाई देख ले, तेरे को पता तो है ही कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। बोले नहीं फिर भी बताओ मैं कौन सा टिकट लूं। तो भाई भाई मैं तो वही टिकट लूंगा जो मुझे प्रोमिसेस बढ़िया करेगा, कम दाम में चीज अच्छी मिलनी चाहिए। बोले हाँ ये भी सही है। तो इंडिया वालों ने अपने नागरिकों से कुछ वादे किए। क्या वादे किए? बोले वादे किए कि साहब बात ऐसी है कि इस बस में बैठने वाली जो सवारी है ना, इसको आपस में बात करने की पूरी आजादी होगी, आपस में बात करने की पूरी आजादी। और तो और उसको अपनी बातें बोलने के साथ साथ कोई कैसे रहता है, कैसा धर्म अपनाता है, कैसे व्यवहार करता है, सब तरह की आजादी हम अपने देश में देने वाले हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले भाई ये तो जबरदस्त चीज दे रहे हो यार आप, ये क्या चीज दे रहे हो? और बोले इसकी कोई गारंटी है क्या, पता चले आज बिठा लिए और पता चला रास्ते में जाके मना कर दिए कि नहीं 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 दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। भाई साहब हमने पूरी गारंटी पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के दे दी कि बेटा आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो भी हम बोल रहे हैं ये सब मिलेगा, और अगर नहीं मिला ना तो आप हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में शिकायत करने चले जाना, चाहे आप एक आम आदमी क्यों ना रहो। बोला यार ये हुई ना बात। और बोले शिकायत करने से क्या होगा? बोले न्याय की स्थापना होगी, हो सकता है तुम्हारे टिकट के पैसे वापस मिल जाएं, हो सकता है तुमको पूरी मोहलत मिल जाए, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा, तुम तो बस बैठ जाओ बस में। वाह भाई वाह, इंडिया वालों कमाल कर दिया, आपने तो शानदार चीज दे दिया। पर फिर बोले सर सुनो, ऐसे तो वो भी कह रही है पाकिस्तान जाने वाली बस, वो भी कुछ देने वाली है। इंडिया ने कहा देखो बेटा पहले तो हम ऑलरेडी इतनी शानदार चीजें दे ही रहे हैं। बोले हाँ और उसके बाद में अब हमारे वादे सुनो। बोले सुनाओ साहब। वादा यह है कि हर घर में रोजगार होगा। बोले वाह शानदार। बोले और महिलाओं को काम करने पर पुरुषों के बराबर समानता दी जाएगी। बोले वाह, हमारे पड़ोस में तो महिलाओं को काम करने से रोक दिया जाता है, पढ़ने से रोक दिया जाता है, आप ऐसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ। महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, रोजगार में अवसर दिए जाएंगे, और तो और अगर महिला काम पर है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। बोले क्या कहने, मतलब मजा ही हो गया, ये तो आप गजब कर रहे हो सर, मतलब आप नौकरी की भी गारंटी दे रहे हो। बोले बिल्कुल, और तो और इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको सबको नौकरी मिलेगी, मनरेगा अगर आपको याद हो, सबको भोजन मिलेगा, सबको फ्री में न्याय मिलेगा, ये सब चीजें दी जाएंगी। भाई साहब वादे तो आपने बिल्कुल नेताओं वाले कर दिए हैं। आज भी हमें लगता है कि नेता इसी सी चीज से प्रेरित हैं। बोले बिल्कुल, पर देखो भाई बात ऐसी है, बस में बैठ तो रहे हो, ये तो वादे ऐसे हैं जिनको पूरा कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। लेकिन भाई जो अब मैं अगले वादे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ज्योति, बात अधूरी रह गई, ध्यान से सुन लो। अब मैं जो अगले वादे कर रहा हूं ना, इनके लिए मैं कह ये रहा हूं कि पैसा धेली आएगा, देश चलेगा तो जाकर के मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं तो मतलब बढ़िया पनीर की सब्जी खिलाऊंगा, 5 स्टार में रुकवाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। मुद्दा यह है कि देश चलेगा, पैसा आएगा, उस आधार पर तुम लोगों को यह सामान दिला जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देश में हुए विकास के आधार पर, देश की आजादी के आधार पर जो रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे उनके आधार पर ये चीजें दी जाएंगी। तो यानी भविष्य में क्या दिया जाएगा वो भी हमने अपनी बैठी हुई सवारियों को दिखाया, और भविष्य में जो दिखाया जाएगा उसे नाम दिया गया नीति निदेशक तत्व। अनूप, इसे बफर नहीं कहा गया बेटा, इसे कहा गया नीति निदेशक तत्व। क्या नाम दिया गया? नीति निदेशक तत्व, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए,
आज कोई भी नेता भाषण देता है, हाँ जी, एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग मुझे पोल में पार्टिसिपेट करके बता दें कि क्या आप सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा है। सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हो, अगर हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। परफेक्ट। अब जिनको बफर बफर आ रहा है कृपया करके रिचार्ज भी करा लें। कब तक पड़ोसी से मतलब इंटरनेट मुफ्त में मांग के चलाएंगे। हाँ जी, तो बढ़िया सा अगला सवाल चला और वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अब बड़ा सवाल है और वो ये है कि सर आजकल जितने भी नेता होते हैं वो बढ़िया बढ़िया वादे कर देते हैं। शिवम का आवाज जो है वो इको हो रहा है, कोई बात नहीं, तो पॉलिटी के साथ साथ इको भी तैयार कर लो, एक साथ तुम्हारे 2 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। वैसे भी मैं इको नहीं पढ़ाने वाला हूं, लोड मत लो। आगे चलते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि भैया एक बात बताओ, आज के जो नेता लोग हैं वो वादे तो बड़े करते हैं। बोले क्या करते हैं साहब? बोले वादे कर दिए कि सबको रोजगार होगा, गरीबी दूर हो जाएगी। तो सर एक बात बताओ सर, ये लोग जो वादे करते हैं ये कहां से करते हैं? मतलब इनके पास वादे करने का अधिकार कहां से आया? मैंने कहा यार ये लोग जितने भी लोग वादे करते हैं ना, ये जितने भी लोग वादे करते हैं इन सबको बिठा करके डीपीएसपी पढ़ाया हुआ है कि आप जितने भी बातें करो कर दो, लेकिन याद रखना उनके अंदर नीति निदेशक तत्वों की बू आनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। बोले अच्छा, तो मनमोहन जी ने या फिर कांग्रेस ने जब मनरेगा लोगों को दिया तो उस समय पर कुछ नया नहीं किया? मैंने कहा नहीं, ये तो उनके फोरफादर पहले ही लिख के चले गए थे, नेहरू जी, कि सुनो भैया पैसा धेली जब हो तो आर्टिकल 39 को दोबारा पढ़ लेना, सभी के पास में रोजगार होना चाहिए। अरे बोले यार ये बहुत सही है, मतलब पहले से लिखा था ये सब बातें। हमें लगा कि कितने क्रिएटिव थे यार ये लोग कि इन्होंने मतलब जो है सबको मनरेगा के तहत रोजगार दे दिया है। वाह भाई वाह। तो बोले सर मोदी जी कौन सी किताब पढ़ लिए जो किसानों को 6,000 रुपया बंटवा दिए हैं? मोदी जी कौन सी किताब पढ़ लिए जो ट्रिपल तलाक हटवा दिए? ये क्या था मसला? हमने कहा उनने भी यही किताब पढ़ी। बोले कैसे? हमने कहा उन्होंने भी इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल नंबर 44 पढ़ लिया। अंशिका धन्यवाद, स्टोरी टेलर ही समझ के सुन लो, तुम पढ़ाई कर लो पर है। उनने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया? उनने आर्टिकल 44 पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बोले जब लिखा हुआ है तो हम तो करके मानेंगे। बोले अच्छा, मतलब ये सब लोग जो कर रहे हैं इसमें नया कुछ और नहीं है, मतलब ये चला आ रहा है? बोले हाँ। सर एक बात बताओ, इंडिया वाले जो हैं ये आए दिन, अभी रसिया वाले आके गए, पुतिन भैया बढ़िया से सर मोदी जी गए, गले मिले, हाथ हिलाए, चले आए हैं। इससे पहले मनमोहन जी भी थे, वो भी ऐसे ही मिलते थे, चले आते थे, बढ़िया से काम करते थे। ये हर आदमी मतलब जबरदस्ती मुस्कुराता क्यों है, जाता है, हाथ हिलाता है, गले मिलता है? ये सब लोग जानते हैं क्या एक दूसरे को पहले से? ऐसा होता क्यों है? मैंने कहा भाई साहब ये सब बातें लिखित में दे रखी है इन लोगों को। बोले क्या? कि बेटा तुम लोगों को आर्टिकल 51 के तहत दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे से रखने। बोले ये बहुत सही है भाई, मतलब इन लोगों के पास में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी लाइनें लिखी हुई हैं। हमने कहा और नहीं तो क्या, इनका खुद का दिमाग कुछ नहीं चल रहा है, ऑलरेडी लिखित में। बोल सर ये लिखे हुए कहां हैं? मैंने कहा भाई ये सब यहां लिखे हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ये बहुत सही है। एक विद्यार्थी कह रहा है सर वीडियो अटक अटक के चल रहा है, मजा आ रहा होगा एकदम, शानदार, शाबाश। आगे चलो, तो अब आगे की तरफ बात बढ़ाते हैं। तो भाई बात यह है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, तो ऐसी स्थिति में तो बोले यार ये तो गजब चीज है सर, यानी इन लोगों ने भविष्य को लेके पहले ही वादे कर रखे हैं। हमने कहा हाँ पहले वादे कर रखे हैं, तो सर ये वहीं से पढ़ पढ़ा के आते हैं। मैं बिल्कुल, गजब लोग है सर। पर सर एक बात बताओ, उन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं में तो इतना दिमाग था, मुश्किल से 300 लोग थे जिन्होंने देश का आगे तक के सालों का पूरा संविधान बना दिया, और हम लोग जो अब चुन चुन के 700-800 लोग भेजते हैं ये एक भी नियम नहीं बना पा रहे हैं। इसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है सर? है? हमने कहा लोड मत लीजिए, हमारे जो 300 थे ना, उन्होंने भी जब कोई चीज बनाई थी
तो भी भैया नकल मारी थी, कट कॉपी पेस्ट का जमाना लंबे समय से चला आ रहा है। तो क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, कोई अमेरिका से ढूंढ के लाया, कोई कनाडा से ढूंढ के लाया, कोई साउथ अफ्रीका से ढूंढ के लाया, कोई आयरलैंड से, कोई जर्मनी से, सब तरफ का पढ़ लिया, इधर उधर का। उसने कहा भाई सुनो, वो जो अमेरिका वाले हैं ना यार, ये मूल अधिकार नामक कोई चीज है जिसकी बात करते हैं। बोल लिया, फटाफट लिया, डाल इसमें फटाफट डाल, बढ़िया से किताब बनानी है, एक किताब लिखनी है, लिया फटाफट लिया, मूल अधिकार वहां से लिया। बोले सर यहां पर संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल? बोले कौन सी बढ़िया लग रही है, सुंदर सुंदर कौन सी लग रही है? बोले सर पार्लियामेंट्री ले लो, यूके वाले वैसे ही जानते हैं और बच्चे भी वही जानते हैं, कॉपीराइट वॉपीराइट कुछ नहीं, चेंज कर लो थोड़ा सा। आदित्य उस समय कॉपीराइट नहीं हुआ करता था, होता तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं जाता, पता चलता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इतने सारे देशों से कॉपीराइट का केस लड़ना पड़ रहा है हमें। समझ गए? हमने सबका बेस्ट बेस्ट निकाल लिया। ये बिल्कुल वैसे हुआ कि भाई हमारे सामने बढ़िया सा खाना बना के अलग अलग हलवाई खड़े हुए थे, हमने एक थाली में सबका थोड़ा थोड़ा माल निकाल के अतिथि को खिला दिया। अतिथि हमसे खुश हो गया कि वाह होस्टिंग हो तो आप जैसी यार, गजब होस्ट हो यार आप। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। तो भविष्य के लिए हमने कुछ वादे किए, एक प्रकार से कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और कुछ नहीं अपितु भविष्य के मूल अधिकार हैं, यानी कि भविष्य में क्या दिया जाएगा वो मूल अधिकार है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए साहब, यहां तक क्लियर हो गया? अब सारी बातें हो गई, अब सारी बातें हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक की बातें हो गई, सवारियां खुश हो गई कि वाह मजा आ गया, हमको इतना कुछ मिल रहा है। ये सब सही चल रहा था भाई, अचानक है ना इंदिरा गांधी जी को याद आया, बोले यार सवारी बिठा तो ली, लेकिन इनमें से कुछ सवारियां बड़ी ही अजीब हैं। बोले कैसे? बोले भाई साहब कुछ सवारियां तो जिस सीट पर बैठी हैं उसी की गद्दी फाड़ने लग रही हैं, कुछ सवारियां मूंगफली खा करके वहीं पर छिलके डाल दे रही हैं, केला खा के गंदगी अंदर फेंक दे रही हैं, कोई बढ़िया सी बीड़ी जला करके सुट्टे मार रहा है। ऐसे नहीं चलेगा यार, बस की हालत बिगाड़ दी इनने तो बस की हालत बिगाड़ दी। बीच में बस रोको, बोले एक बार। बोले हाँ बताओ। इनको कहो कि बेटा बस में बैठना है ना, तो अभी तक तो केवल ध्यान से समझा रहे हैं, जिस दिन ठन गई ना उस दिन डंडे के दम पे करवाएंगे। बोले क्या हो क्या गया? तुमको भी कुछ चीजें निभानी होंगी। पता चल रहा है कि महात्मा गांधी को फोटो पे देख के कह रहे हैं कि वाह क्या लग रहे हैं बापू आप। ऐसे नहीं, इज्जत चाहिए, फुल इज्जत हमको चाहिए, अपने पूरे के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए इज्जत हमें चाहिए कि तुम लोग बस में बैठ करके एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करो, समझे? अच्छा, बोले मतलब अरे हमको देश में एकदम एकता चाहिए, एकता अखंडता सब चाहिए हमको देश में। ऐसा नहीं है बस में पता चल रहा है दो ग्रुप बन गए, एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेलते खेलते जूता फेंक के मार दिए, शीशे फूट गए, ऐसे नहीं चलेगा। देश में एकदम सेटलमेंट चाहिए, फुल व्यवस्था चाहिए। और सुनो बेटा, ये पर्यावरण वगैरह पेड़ पौधे है ना, ये उखाड़ने नहीं है, पता चल रहा है कि पेड़ पौधे उखाड़ दिए फेंक दिए, ये सब नहीं चलेगा। और सुनो, बच्चों को बिठा रहे हैं तुम्हारी स्कूल में, ये बस में बिठा रहे हैं, पढ़ा लेना, रास्ते में पता चल रहा है पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चों को उठाए ले जा रहे हो ऐसे ही ऐसे बस में बिठा करके, गोदी में लोरी सुना रहे हो, पढ़ाई लिखाई करवाने में फोकस करना, समझे? अच्छा बेटा, इसका मतलब ये था कि इन लोगों को प्रॉपर तरीके से धमकाया गया था, लेकिन बाद में कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के समय, शुरुआत में नहीं था। इसे फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई साहब ये सही था। अब साहब हमने बस में जनता बिठा तो ली, अब जनता बढ़िया से बैठ गई, गप्पे शप्पे लगने शुरू हो गए। अब रास्ते में किसी को लगता है लघु शंका, बस में बैठे हुए सब लोग, आराम से बस चल रही है, बढ़िया वादे हो गए, सब हो गया, अब बढ़िया से बस चल रही है, और अचानक भैया लघु शंका और दीर्घ शंका आना शुरू हो गई। अब लघु शंका और दीर्घ शंका आना शुरू हो गई, और चिल्लाना, कोई इधर से चिल्ला रहा है, ड्राइवर किसी की नहीं सुन रहा है, ड्राइवर सुन ही नहीं रहा है किसी की। क्यों? क्योंकि जब 100 लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो कोई सुनेगा कैसे भाई? तो बोले यार ये तो गड़बड़ है मामला। तो बोले क्या किया जाए? यूनियन बनाओ पहले, अपन सबको एक होना होगा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, पहले यूनियन बनाओ। बोले अच्छा, और बोलने के लिए एक ही व्यक्ति को पकड़ो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
बोले अच्छा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको अपना एक नेता बनाना होगा। बोले बिल्कुल, अब समझ गए। तो बेटा एक काम करो, एक अपना नेता बनाओ जिसको आप राष्ट्रपति नाम दोगे, प्रेसिडेंट। बोले हाँ ठीक है सर। और वो प्रेसिडेंट बोलेगा आपके बिहाफ पर जब भी कुछ बोलेगा। ऐसे तो आप लोग चाय चू मचाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोले सर प्रेसिडेंट कैसे बनाए, हम भी बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट। हमने कहा लोड मत लो, जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग हैं वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा। बोले ये बहुत सही है। बोले पक्ष का निर्णय कैसे लोगे, बोले वोटिंग से। अच्छा 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 अच्छा, तो बोले वोटिंग ले ले। बोले हाँ, देश में कराओ वोटिंग, क्या दिक्कत है। तो भैया इस आधार पर हमने केंद्र सरकार का निर्माण किया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हमारी केंद्र सरकार का निर्माण, जिसमें प्रेसिडेंट है, संसद है, प्रधानमंत्री है, अटॉर्नी जनरल है, ये जितने भी चीजें हमने बनाई वो सब हमने यूनियन में लिख दी कि भैया देश चलाने के लिए कोई तो नेतृत्व चाहिए। अब साहब फूफा जी नाराज हो गए। मैं क्यों उनकी बात मानूं, मैंने तो उनको वोट ही नहीं दिया, मैं क्यों बात मानूं उनकी, मेरे को नहीं जम रहे वो। हर बात में ये थोड़ी है उनके पक्ष में ज्यादा लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी बात नहीं सुनो, हम नाराज हैं। कई फूफा हो गए, कई फूफा नाराज हो गए, तो फिर फूफाओं को मनाने के लिए क्या करें। बोले एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, अब जो प्रेसिडेंट है ना, अब वो प्रेसिडेंट है ना, उसको हर आदमी से बात करने में समय बहुत लगेगा। कैसे, ध्यान से सुनना। हर आदमी से बात करने में, अब प्रेसिडेंट बेचारा हर आदमी से पूछ रहा है, हाँ जी बताइए अवस्थी जी आपको क्या चाहिए, हाँ जी भाई बड़े अवस्थी जी आप बताएं, हाँ भाई अवस्थी के चाचा जी आप बताएं। अब भाई सब चल रहा है, प्रेसिडेंट बेचारा दिन भर यही पूछता जा रहा है, दिमाग खराब हो गया एकदम। फूफाओं को कैसे मनाए, फूफा अलग बैठे हुए हैं, मिश्रा जी बोले हाँ मिश्रा जी आप बताएं, मिश्रा जी कह रहे हम फूले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई इसको थोड़ा सा मैनेज किया गया। मैनेज कैसे किया गया, बोले एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, छोटे छोटे क्षेत्रों के तुमको भी सामंत बना देते हैं, लोड मत लो। बोले ठीक है बनाओ साहब। तो साहब सामंत प्रकार की चीज बनाएगी, दैट इज द स्टेट। बोले एक काम करो भाई, छोटे छोटे हिस्से बनाओ देश के अंदर, ताकि हर क्षेत्र का उसकी भाषा के आधार पर, उसकी क्षेत्रीयता के आधार पर, जनजातियों के आधार पर अलग अलग लोगों को गुट का प्रतिनिधित्व बना दो। क्या आपको बात समझ में आ गई। हाँ ये सही है। आंध्रा वाले पहले ही आ गए, सुनो भैया। बोले हाँ, हम बोलते हैं तेलुगु और हमें चाहिए अपना राज्य, फुल चाहिए इज्जत। गुजरात वाले आ गए कि हम बॉम्बे में क्यों रहे जब गुजराती बोलते हैं, तो हमें गुजरात चाहिए। राजस्थान वालों ने कहा कि हमको तो अंग्रेज भी राजपूताना कहते थे, हमको राजस्थान चाहिए, राजाओं का स्थान। बोले ठीक है, ये भी बहुत सही है। भाई सबने अपने हिसाब से अलग अलग राज्य बनवा लिए, अपन को अपना चाहिए। तमिल वालों ने कहा हम तमिल बोलते हैं, हम तमिलनाडु चाहेंगे। उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि देखो दुनिया भर का जितना भी इधर उधर का माल मसाला है सब हमको दे दो, हम अपने पास रख लेते हैं, लाइए संयुक्त प्रांत बनते हैं, हम रह लेंगे, बोलो लोड क्या है। सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करके एक राज्य बना लिए। ठीक हो गया। तो राज्यों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र चुन लिए और अधिकार क्षेत्र को देकर के उनसे कहा कि अब सुनो भाई, तुम राज्य वाले हो, प्रेसिडेंट साहब तुमसे बात करेंगे सीधा, ठीक है। तो यार राज्य वालों तुम्हारा भी एक प्रतिनिधि बनाओ जो सबसे ऊपर बैठेगा। बोले हमारा गवर्नर होगा भाई, हम गवर्नर के माध्यम से चलेंगे। बोले हाँ फिर ठीक है, तुम्हारा गवर्नर, तुम्हारी राज्य की विधानसभा, तुम्हारे राज्य की विधान परिषद, तुम्हारे यहां पर जो भी वकील वकील होगा वो सब बिठा लो इसमें। बोले ठीक है साहब। ये स्टेट के अंदर पार्ट 6 में आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गई। बोले आ गई साहब। अब ये राज्य कितनी कैटेगरी के बांटे, अब यहां पर क्या किया साहब, प्रेसिडेंट साहब थोड़े समझदार निकले। उनने कहा कि भाई सुनो, वो जो अलवर वाले हैं ना उनको एक साथ बिठा दो, वो जो जयपुर वाले हैं उनको एक साथ बिठा दो, अलग अलग कर दो। अलग अलग करने के लिए पार्ट 7 बनाया गया, जिसमें राज्यों का बंटवारा कर दिया गया कि भाई ये पार्ट ए के राज्य हैं, ये पार्ट बी के राज्य हैं, ये पार्ट सी के राज्य हैं। बहुत गंदा लगने लगा यार हम लोगों को। अलवर वालों को लगने लगा कि हम गरीब हैं क्या भाई जो हमको अलग डाल दिया। हमने कहा ये हटना चाहिए, नहीं चाहिए हमें इस प्रकार का विभाजन, हम फिर से फूफा हो जाएंगे, हमको चाहिए कि ये हटाओ। बोले हटा रहे भैया, नाराज काहे हो रहे हो, ये हटाओ, हमको विभाजन नहीं चाहिए बीच में, हम सब बराबर हैं, सब राज्य है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पहाड़ी है चाहे मैदानी है, उत्तर प्रदेश है चाहे सिक्किम है, राज्य राज्य होता है, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है। हो भाई साहब फूल गए, नाराज हो गए। तो पार्ट 7 ही हटा दिया। बोले हटा दो यार, बुरा काय मान रहे हो, 1956 में इसको हटा दिया गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया, सबको मिलेगी इज्जत। फिर क्या था,
फिर साहब पहुंचे पार्ट 8 पर। यहां पे क्या था साथियों, इनमें से कई ऐसे थे जो राष्ट्रपति महोदय से बोले, महोदय हम तो बिल्कुल आप जैसे ही है, आप हमको अपने हाथ के नीचे रखो बिल्कुल। बोले मतलब क्या चाहते क्या हो? महोदय ऐसे समझो कि जैसे मान लो कल को ये राज्य एक हो गए, तो आपकी सुनेगा कौन? आपकी सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना महोदय। है, कल को मान लीजिए कि राज्यों ने ही एका कर लिया और अपनी सरकार बना ली, तो आप तो रह जाएंगे महोदय प्रेसिडेंट बने हुए, वैसे भी आप काम के नहीं है, फिर क्या करेंगे? बोला हाँ यार ये भी सही कह रहे हो। तो बोले महाराज एक काम करो, देश के हर कॉर्नर में अपने गुप्तचर छोड़ दो, हम हैं, हम आपसे सीधे कांटेक्ट में रहेंगे। बोले यार हाँ ये भी सही है, कुछ करते हैं। बोले बताओ क्या करें? बोले यार एक काम करो, बीचों बीच तो बिठाओ दिल्ली। बोले हाँ ये सही है, बिठा दिया साहब। और बोले एकदम नीचे की तरफ ले जाओ, बोले पांडिचेरी। बोले हाँ ये भी सही। एकदम ऊपर ले जाओ जम्मू कश्मीर। बोले वाह आनंद आ गया ये तो। फिर पश्चिम में उठा करके ले जाओ वहां पर ये अपने दादर नागर हवेली। बहुत सही जा रहे हो महाराज। और पानी में नीचे ले जाके बिठा दो अंडमान निकोबार, ताकि कुछ भी चिल्पो हो वहीं से निपटा दें हम। ठीक है। और दक्षिण में भी एक छोटा सा इस तरफ जो है ना, वो अपना लक्षद्वीप वगैरह बिठा दो। महाराज क्या गजब सोचते हैं आप, एकदम सही से पकड़ लिया। पूरा भारत आपने कंट्रोल में ले लिया। और सर ये जो पंजाब वगैरह वगैरह जो क्षेत्र है ना, यहां पर पाकिस्तान वाले पूरे टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाते रहेंगे, लोड मत लो। पंजाब के बीचों बीच चंडीगढ़ को अपना बंदा बिठाओ वहां पे, सीधा 1-to-1 होना चाहिए। बोले ये बहुत सही जा रहे हो सर आप। तो भैया पार्ट 8 जो है वो चंडीगढ़ वाले या फिर दिल्ली वाले या फिर अंडमान वाले सबको यूनियन टेरिटरी में टिका दिया। बोलिए साहब आपको ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए अब आप। विकास बेटा, ईस्ट में पहले जो राज्य थे वो अधिकांश यूनियन टेरिटरी ही थे। देश में आने के बाद में ये सब नागालैंड वगैरह सब यूनियन टेरिटरी ही थे। भाई यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अब पार्ट 9 पर पहुंचे। बोले सर जी बाकी तो सब समझ में आ गया, एक दिक्कत है सर। बोले क्या? हमने राजा बनने की बात कही थी, आपने हमें गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया, राजा के नाम पर राज्यपाल बना दिया। लेकिन सर ये जो समस्या आपको देखनी पड़ी, ये हमको भी देखनी पड़ी। बोले क्या? बोले प्रेसिडेंट महोदय जैसे आपसे नहीं संभल रहा था तो आपने राज्यपाल पकड़ लिए, राज्य पकड़ लिए, अब हम क्या करें? बस में कई सवारियां ऐसी हैं। बोले कैसे? बोले जो फूफा जी हैं वो खुद बड़े ही भले फूफा जी बन रहे हों, मुसीबत पता है क्या है? बोले क्या? बोले मुसीबत ये है कि फूफा जी की बुआ सुनती नहीं है, बच्चे ही नहीं सुनते उनकी। तो बोले ये तो उनका अपना स्थानीय मामला है। बोले स्थानीय मामला है तो फिर क्या करें? तो बोले स्थानीय मामला है तो स्थानीय स्वशासन का विकास किया जाए। तो बोले अच्छा, तो इसी के चलते स्थानीय स्वशासन आया था क्या, और नहीं तो क्या लगता है तुम्हें? ये सीन था। बोले बिल्कुल। बोले ये जो पंचायत वंचायत आई ना, ये इसी के चक्कर में तो आई। पार्ट 9 जो पंचायत था इसीलिए आया, और क्या था? ओ, तो यानी कि वो जो बच्चे समझते नहीं है वो यहां से आई बात निकल के, और नहीं तो क्या। और फिर बोले कई जो अंग्रेज अपने आप को समझते हैं कि शहर में पढ़, क्या 4 अक्षर शहर में क्या पढ़ लिए, जो अपने आप को शहरी समझते हैं उनके लिए म्युनिसिपलिटी बना दो, पार्ट 9A। और बोले सर लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को थोड़ा और ज्यादा समझदार समझते हैं, पैसा भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, बिजनेस भी करेंगे। तो बोले एक काम करो, उनको कोऑपरेटिव में डाल दो ना, उनसे कहो मिलके चलाओ, पैसा कमाओ बढ़िया से, जैसे इफको विफको टाइप की चीज बना लो, बढ़िया से चलाओ, अमूल डेयरी बना लो, चलाओ बढ़िया से, कोऑपरेटिव बना लो। बोले सर ये आपने एकदम सही कहा। भाई साहब फूफा जी के परिवार भी सेटल हो गया, मामला भी सेटल हो गया, पार्ट 9 भी क्लियर हो गया, पार्ट 9A पार्ट 9B भी समझ में हो गया। अरे थम सब तो करते चलो, कम से कम कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोऑपरेटिव का मतलब है सहकारिता। इफको अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा है, इफको इज द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड में भी उसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इसका भी निर्णय हो गया। इसके बाद में क्या होता है, अभी क्लास में हूं, निकल के कॉल करता हूं। इसके बाद में साथियों फिर एक झंझट हुआ, और वो क्या था? अब साहब यहां पर कुछ लोगों ने कहा, बोले सर
आपकी बात तो हम समझ गए, अमूल भी बेटा वही है बिल्कुल। पर बोले सर एक दिक्कत और होगी। बोले क्या? अब प्रेसिडेंट महोदय को ना दिक्कतें ही दिक्कत समझाई जा रही हैं, दिक्कतें समझाई जा रही है। बोले प्रेसिडेंट महोदय सरकार तो चला लोगे आप, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आप में ही विश्वास नहीं रखते। भाई अभी तो दिक्कत यह थी कि आपकी समस्या थी कि आप हमसे कैसे बात करोगे, यानी कि एक प्रकार से आपको चाहिए था कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रशासन हो, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां पर पूरी तरह से हम आपकी बात सुने। लेकिन सर एक बात बताएं। बोले हाँ भाई साहब बात ये है सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी भी नहीं सुनना चाहते। बोले भाई ये कौन आ गया जो मेरी भी नहीं सुनना चाहता? बोले यही तो कह रहे हैं सर, वो शेड्यूल ट्राइब के एरिया के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी अपनी कल्चर होगी, हमारा अपना रीति रिवाज होगा, हमारा अपना मुखिया होगा, और ज्यादा चिल्पो मचाई ना हम अपना अलग राज्य बना लेंगे। अरे यार ये भी कचरा पकड़ा है। आप चाहे देख लो तिपरा लैंड देख लो, बोडोलैंड देख लो, और नागालैंड देख लो, जिसको उठा के देख लो, हम अपना बना लेंगे। बकवास नहीं फालतू की सब चीपों मचा रहे हो। तो बोले ओहो जस्ट होल्ड ऑन, कुछ करते हैं आप लोगों के लिए व्यवस्था। बोले अभी की हमको चाहिए, अभी की अभी व्यवस्था। तो बोले देखो तुम्हारा जुगाड़ हमने कर लिया, लिख लिया यहाँ पे शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, तुम्हारी बात भी कर रहे हैं भाई, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए एक काम करते हैं, इसी के तहत तो एक कानून बना देते हैं पैसा करके, ठीक है खुश रहो, लोड मत लो। अपन की जो अनुसूची है ना उसमें से 5 नंबर अनुसूची और 6 नंबर अनुसूची तुम्हारे लिए डाल देते हैं, लोड मत लो यार। उसमें तुम्हारे लिए बकायदा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है। ऐसे ऐसे नाराज थोड़ी होते हैं, तुम अपना अपना चला लो, कोई लोड नहीं। इनको भी समझा लिया गया। अब सब बन गए साहब, सबकी सब सरकार में आ गए। आपने प्रेसिडेंट मतलब केंद्र सरकार सुन ली, राज्य सरकार सुन ली, इसके बाद में आपने स्थानीय स्वशासन सुन लिया, मतलब यूनियन टेरिटरी सुन ली, स्थानीय स्वशासन में पंचायत सुन ली, नगर पालिका सुन ली, कोऑपरेटिव सुन लिया, आदिवासी सुन लिए। अब दिक्कत क्या हुआ बेटा? पंचायती राज एक्सटेंशन था, पैसा पंचायती राज का एक्सटेंशन इन दी शेड्यूल्ड एरिया, दैट इज नॉन एज पैसा एक्ट। अब साहब अगला सवाल बना, अगला सवाल क्या था? बोले सर अब एक बात बताओ आप, बाकी तो समझ में फीलिंग तो आ गई, लेकिन आपसे बातचीत कैसे हो पाएगी? बोले कौन से? बोले जो प्रेसिडेंट महोदय आप बने बैठे हो ना ऊपर, आपसे बात कैसे करें? व्यवस्था क्या होगी हम दोनों की? आप तो ठहरे, वही वाली बात है, आप तो ठहरे राजा जी, और आप हमको इज्जत ही नहीं दोगे, बिठाओगे ही नहीं। कब कब बिठाओगे, बातचीत कैसे करोगे? फिर हम सब लोग पैसा कमाएंगे हैं? हमने कहा हम गुजराती हैं, गुजराती के नाम पर हम व्यापार के नाम पर इंडस्ट्री लगा लिए, बढ़िया पैसा कमा लिए। आप राजस्थानी हो, राजस्थान राजा महाराजा टूरिज्म के नाम पर पैसा कमा लिया। उत्तर प्रदेश वाले बहुत बड़ी मात्रा के अंदर रोजगार दे दिए। मुसीबत यह है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से सारा काम कर लिए। आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसको क्या दिया जाए? आपके यहां पर कौन क्या निर्णय करेगा ये बताओ। हमको चाहिए अब आप ये चीज भी बताओ कि एक दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार क्या होगा। रिलेशनशिप पे बात करो सर, रिलेशनशिप की बातचीत होनी चाहिए। बोले हाँ यार ये सही है, रिलेशन भी लिखित में ले लो ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी बस चल ही रही है। एक बार थम्स अप कर दो, बस का चलना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस चल ही रही है, और बस के अंदर अब इस बारे में भी चर्चा होने लग गई कि आपस में व्यवहार कैसा होगा। व्यवहार हो गया, रिलेशन हो गया, पार्ट 11 में रिलेशन लिख भी दिया गया। उसके बाद में फिर बात होने लगी कि सर एक मिनट आपने रिलेशन कर लिया ना? बोले हाँ, अब इसके बाद बताएं आपको दिक्कत क्या आएगी? इतना बड़ा देश बना लिए, आपको तो पता चला नहीं, बस में इतनी सवारी बिठा लिए, पैसा कहां से लाओगे हैं? और किसको? एक बात बताओ, अंकित अवस्थी मोटे हैं इसका मतलब ये है क्या कि 2 सीट पे बैठेंगे? ऐसा थोड़ी है। अंकित अवस्थी को थोड़ा छिलवा के आए। हाँ ये बात भी सही है। और फिर एक बात बताओ सर, आपकी बस में बैठी हुई एक सवारी ऐसी है जो ये कहना चाहती है कि मेरे ऊपर कुछ विवाद चल रहे हैं, वो कहीं पर लड़ाई झगड़ा करके आया है, लड़ाई झगड़ा करके आया है, इसका मतलब फिर केस कौन लड़ेगा इसका? आप लोग लड़ोगे प्रेसिडेंट होने के नाम पर कि वो खुद लड़ेगा? हाँ यार ये भी सही है, ये सब लिखित में ले लो सर, हमको पहले ही चाहिए। हम बस की सवारी हैं, हम बस की सवारी हैं, हमको सब कुछ पहले ही चाहिए। बोले हाँ भाई सबको पहले ही दे दो। तो बोले फाइनेंस वाइनेंस सब लिख लो, रिश्तेदारी की बात हो गई या पैसे की भी बात हो गई? सर पैसे की बात तो कर लिए, लेकिन एक बात बताओ, व्यापार भी करोगे कि नहीं है?
माना कि हम अलग फूफा बने बैठे थे, वो अलग बने बैठे थे, उनके यहां पर अनाज अच्छे से पैदा होता है, हमारे यहां पर सर मशीन बढ़िया से आती है, एक दूसरे से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? लिखित में दे दो कि करेंगे कि नहीं, बोले हाँ करेंगे ना यार, लोड क्या ले रहे हो। पैसे की बातचीत हो गई, बोले हाँ हो गई। अब सुनो, व्यापार की भी कर लो एक बार, व्यापार वाणिज्य हम कैसे करेंगे एक बार डिसाइड कर लो, बाद में हमको लफड़ा नहीं चाहिए। आपकी गाड़ी में बैठ तो गए, पता चल रहा है कि आप में से एक भैया जो थे वो चिप्स के 4 पैकेट लेके चढ़े थे और हमारा बच्चा पानी की बोतल लेके चढ़ा था, है रास्ते में प्यास लगी, आपने तो पानी कह के पी लिया कि भैया ये तो सादर सत्कार का कार्य है, और हमको भूख लगी कि चिप्स खाना है तो कहा कि ये तो पैसे से आई है। ये कोई तरीका थोड़ी है सर, आप पहले डिसाइड कर लो। पानी फ्री में नहीं है, पहाड़ों का पानी है और पहाड़ों की जवानी है, मोदी जी ने कहा सबके काम आएगी। तो बोले अच्छा, तो भाई ऐसी स्थिति के अंदर जो है यहां पर प्रॉपर तरीके से पानी की भी व्यवस्था करनी होगी, यानी एक प्रकार से बढ़िया से सेटिंग बिठा लो सर। और सर एक बात बताएं, हम तो हैं राजा आदमी, क्योंकि देश के हैं हम नागरिक, समझो आप, हम हैं देश के नागरिक और हमें चाहिए कुछ नौकर जो इस समय क्लास पढ़ रहे हैं और क्लास पढ़ा रहे हैं। अब बोले ये क्या आ गया, अरे हमको चाहिए कुछ नौकर जो या तो क्लास पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या तो यूपीएससी देंगे या स्टेट पीसीएस देंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बोले यार ये बहुत सही है यार, इनका सर पूरा पूरा मामला सही है। अब बस में बैठी सवारियां हैं, अगर आपने कभी ट्रेन के अंदर जनरल बोगी में यात्रा की हो, तो वहां पर जनरल बोगी से अगर यात्रा कर रहे हो तो जिस जिस प्रकार की वहां बातचीत होती है, केवल उन्हें सुने, उन्हें केवल सुने, आपको लग जाएगा देश वहीं से चल रहा है। सारी ट्रेन का टाइमिंग से लेकर सब कुछ जो है वो वहीं चल रहा है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर उतार दिया आपने, तो भैया मैंने मेरी भी उतरवा ली, मैं खुद भी तो हूं ना स्टेट पीसीएस में। ये लेकिन है क्या, हम नौकरी तो है जनता की, जनता हमसे बात ऐसे ही करती है, हम समझते हैं अपने आप को साहब, थोड़ी इज्जत अपने आप से ले रखी है बस, बाकी कुछ है नहीं। फिर क्या हुआ? बोले फिर एक मिनट बताओ सर, आपने इतने सारे नौकर भर तो लिए ये नौकर ही आपस में लड़ मरे तो, नौकर यूनियन बना लिया आपस में लड़ मरे तो फिर क्या करेंगे? पहले ही व्यवस्था कर लो सर, बस चल रही है, हमको ना परेशानी नहीं चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही नहीं लगाए हमने, हमने एक एक बात पे चर्चा करी है। बोले हाँ यार बात तो सही है, नौकरी आपस में लड़ मरे तो क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल बनाओ सर, इनका निपटारा कहां होगा? आपने नौकर भर लिए, आपने सब कर लिया, इनका निपटारा कहां होगा? ट्रिब्यूनल बनाओ सर। बोले यार ये भी तुमने सही डिमांड कर ली। तो भैया इस पेज पर लिखे हुए सारे पार्ट एक बार रिवाइज करके देख लें क्या? देख लो, याद हो गया होगा। पार्ट 11 में पंचायत क्यों डाली समझ में आ गया, पंचायत के बाद नगर पालिका, उसके बाद कोऑपरेटिव, बोलिए सब याद हो गया। कोऑपरेटिव के बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो बात मानने को तैयार नहीं थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल ट्राइबल एरिया हो गया। रिलेशनशिप दोनों के बीच की बैठ गई, उसके बाद में पैसे धेले की बात हो गई, फिर व्यापार की बात हो गई, फिर नौकरों की बात हो गई, नौकरों के झगड़े निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल की बात हो गई। बोलो याद हुआ? अरे थम्सअप करो अगर याद हो गया हो तो। बस चल रही है अभी, बस चलती जा रही है अभी। चलो तो बस के अगले पेज पे भी चलते हैं, आखिरी पेज है, बस का स्टॉपेज आने वाला है बस। बोले हाँ बताओ सर, अब आप देश आजाद हुआ है तब प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन एक बात बताओ सर, भविष्य में भी आप चाहेंगे कि आप ही प्रेसिडेंट बने, लेकिन मोदी जी को लगता है कि वो गुजरात से निकल के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर ममता बनर्जी को लगता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगी, नीतीश कुमार को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सर आप भूल क्यों रहे हो, राहुल गांधी जी को भी लगता है कि वो मंत्री बनेंगे। फिर तो सर चुनाव करवाना पड़ेगा। तो बोले फिर, बोले चुनाव के अंदर सेटिंग बिठाओ सर पहले। बोले क्या? बोले चुनाव होगा, अब सब चुनाव होगा, तो चुनाव होगा तो इलेक्शन नामक चीज भी आएगी, इलेक्शन भी डालना पड़ेगा। अभी तक हमने लड़ाई झगड़े सुलझाए, अब घूम के बात वापस उसी पे आ गई। किस पे आ गई? राष्ट्रपति पे। हमने उसी का ही सवाल बना लिया राष्ट्रपति का कि महाराज सबसे पहले शुरू आपसे ही किए थे हम, प्रेसिडेंट महोदय आप ही के बारे में सबसे पहले शुरुआत किए थे, आप ही बैठे थे सबसे पहले, लेकिन अब घूम फिर के जब हमने सारा सुलटारा समेट लिया, तब आपके ऊपर ही वापस बात आ गई कि आपका चुनाव कैसे होगा।
है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले हाँ ये तो सही है। फिर सर एक बात बताइए, चुनाव की बातचीत तो हो गई, चुनाव के बाद में कुछ अब जर्नल बातें भी कर लेते हैं। जैसे अगर चलते चलते बस पंचर हो गई तो? सर चलते चलते बस पंचर हो गई तो क्या करेंगे? तो बोले इमरजेंसी लगाएंगे, और क्या है? सवारियां आपस में गिर पड़ी, दूसरे बस ने टक्कर मार दी तो क्या करेंगे? बोले इमरजेंसी लगाएंगे, और क्या है? सर गलती से आपने कोई नियम आज तो घोषणा कर दी, बाद में लेकिन आपको लगा कि नहीं यार ये गलत घोषणा कर दी, उस समय के हिसाब से कर दी, आज जरूरत नहीं है इस बात की, तो बोले कोई बात नहीं, सुधार लेंगे, इसमें क्या है, अमेंडमेंट कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर हम आपस में बातचीत किस तरह से करेंगे? बोले आप लोग आपस में बातचीत करने के लिए लिख देते हैं, इस प्रकार से बात करिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई तो इस पेज पे केवल 4 ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? इलेक्शन वाला, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, इमरजेंसी प्रोविजन वाला, और अमेंडमेंट वाला। 20, 18, 17, 15। अगर इजाजत हो तो आज के लिए धन्यवाद। कल एक बार याद करके आना, ये सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। कल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट संशोधन, संविधान के संशोधन और शेड्यूल पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना यह है कि अनअकैडमी के द्वारा वर्ष 2023 में अंकित 10 रेफरल कोड पर जितने भी सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हैं उन सभी पर 23% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यानी आपने जहां पर भी कोर्स परचेज किया, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी कैटेगरी में कोर्स लिया हो, यदि आपने अंकित 10 रेफरल कोड लगाया तो वहां पर कोर्स फीस में 23% का डिस्काउंट होकर आपको कोर्स मिल जाएगा। और जहां पर जितने भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको उसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज इसका आखिरी दिन है। एक और जरूरी जानकारी, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ मेरे कोर्सेज को पढ़ना तो इसके लिए भी आज का दिन आखिरी है, क्योंकि 23% डिस्काउंट का ऑफर आज मध्य रात्रि 12 बजे खत्म हो जाएगा। जी हां साथियों, गोल है जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी। अनअकैडमी 30 से अधिक गोल्स में कोर्सेज कराती है। इस गोल का नाम अलग है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। यह गोल उपयोगी है उन सभी छात्रों के लिए जो स्टेट पीसीएस, एसएससी, डिफेंस, रेलवे इन एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके करना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करना चाहते हैं। उन छात्रों के लिए डेडिकेटेडली मेरा एक अलग बैच आया है जिसकी कीमत 1999 है 6 महीने के लिए। लेकिन यदि आपने इस पे भी अंकित 10 लगाया तो यह कोर्स आपको 1539 रुपए का प्राप्त हो जाता है। जल्दी कीजिए, आज आपके रात 12 बजे ऑफर सीमित है, खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी में जाकर कोर्स लेना चाहते हैं तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 और गेट 23% डिस्काउंट देयर। थैंक यू सो मच।